नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ राजा। आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का, फिजिक्स का है ये। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विकल्प रहित होगा। अर्थात विकल्प रहित का मतलब होता है इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देखना यह है कि आप कितना याद है, आपको कितना आंसर आप कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगेगा, अगर आपको हेल्पफुल होगा, उपयोगी होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बिना किसी बकवास के हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे और आपका क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या प्रकाश क्या प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है? तो आप कहेंगे कि हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को आसानी से देख सकता है। अगर प्रकाश ना होता तो शायद हमारी आंखें किसी वस्तु को आसानी से ना देख पाता। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है। हाँ, प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग बता देंगे कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कहता यह है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, अर्थात प्रकाश निकलता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है, दोनों एक ही होता है, वे वस्तु क्या कहलाते हैं? तो वैसे वस्तु कहलाते हैं प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। अब ढेर सा होगा तो वस्तुएं होगा, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं दीप्तिमान वस्तुएं, जिससे प्रकाश निकलता है। दीप्तिमान वस्तु जैसे जलता हुआ बिजली का बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, इनको जलाने से प्रकाश निकलता है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता था, तो उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है ना, अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर अदीप्यमान वस्तु भी कहते हैं हम लोग उसको। अदीप्यमान वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए, इसमें हो सकता है पत्थर जिससे प्रकाश न निकलता है। ठीक है ना, उसके बाद आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है कि जब प्रकाश प्रकाश किसी कण पर पड़कर चारों ओर फैल जाता है, क्या कहलाता है? तो जब प्रकाश किसी कण पे, मान लीजिए कोई कण है, इस पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद ये चारों दिशा में फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो ये घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है ये। ठीक है ना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के एक अंश जो सरल रेखा में चलती है क्या कहलाती है? तो याद रखिए कि ये जो सरल रेखा है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सरल रेखा में चलती है प्रकाश के एक कण, उसको हम लोग कहते हैं किरण। ये ऐसे चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ये वक्र रेखा में गमन नहीं करती है। वक्र रेखा का मतलब ऐसा ऐसे ये गमन नहीं करती है। आगे की ओर क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अब सारी किरण पुंज देखो, यहाँ पे आगे क्वेश्चन लिख दिया है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। तो बताएंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नाम लिखना है तो हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं अभिसारी। ठीक है ना, अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा में लिख सकते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला होगा उसको हम लोग लिखेंगे, क्या होगा वो? समांतर किरण पुंज कहेंगे उसको हम लोग। ठीक है, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें ऊपर से प्रकाश पड़ा तो इधर भी पार हो गया, आसानी से पार हो गया, वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे शीशा हो गया, कांच बिना पेंट किया हुआ वाला कांच होगा। उसके बाद वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है, क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी जैसे हो सकता है ईंट हो सकता है, और भी हो सकता है, कुछ भी आप सोच कर बता सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है, क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी। पारभासी के मतलब होता है कि पार तो होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, कुछ अंश रुक जाता है, कुछ अंश पार हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे क्या होगा? कांच होगा। अब कौन सा कांच होगा? तो वो होगा कैसा कांच? तो वो होगा घिसा हुआ कांच, अर्थात रगड़ाइल कांच। ठीक है ना, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं उसको। प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सतह है और उससे कोई प्रकाश की किरण आके से टकरा गई, टकरा कर कैसे लौट गई इधर, ऐसा होगा तो ये घटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे क्वेश्चन की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। आगे है, किसी सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई सतह है और ये पेंट किया हुआ सतह, ये किसी तरह से ये सतह है, इससे आकर के ये कोई किरण टकरा गई, तो ये टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो इस किरण को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो किसी सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा कोई सतह है जो समतल सतह है, इससे कोई आकर के किरण ऐसे टकरा गई, तो ये जो टकराने वाली किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी समतल सतह पर खींचा गया, किसी समतल सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई सतह है और इस पे कोई अभिलंब हम लोग ऐसे खींच दिए हैं, तो इस अभिलंब को क्या कहते हैं? तो इस अभिलंब को जो कहते हैं, इस लंब, ये हम जो लंब खींचे हैं इस लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक है, इस लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब कहते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा दर्पण है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये हमारा यहाँ पे होगा फोकस बिंदु, ये होगा हमारा केंद्र, और ये जो बिंदु होगा ये हमारा ध्रुव वाला बिंदु होगा, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। तो बताता है कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? तो दर्पण में जो सभी दूरियां मापी जाती है वो मापी जाती है इसी बिंदु से, अर्थात कौन सा बिंदु होगा वो? तो उस बिंदु का नाम होगा ध्रुव। ठीक है ना, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण के किस दर्पण के फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये फोकस दूरी है और ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, तो किस दर्पण में जो होता है वो ऋणात्मक होता है? तो फिर से हम लोग देखते हैं, तो ये अवतल दर्पण में होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कौन सा दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण है और ये हमारा इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे बिंदु होता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से हम लोग ना चिन्ह परिपाटी का ऐसे निर्माण करते हैं। तो जो इन ये साइड जो होगा वो माइनस होता है, इधर जो होता है वो प्लस होता है, और ऊपर में जो होता है वो भी प्लस होता है, और नीचे की ओर जो रेखा ऐसे खींचा गया ये माइनस में होता है। तो ये याद रखिएगा कि फोकस दूरी तो इधर ही है, वक्रता त्रिज्या तो इधर ही है, और ये हमारा दर्पण कौन सा है? तो ये जो दर्पण है अवतल दर्पण है। तो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो होगा वो होगा कि सर ये फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता कौन सा दर्पण में? तो वो दर्पण होगा हमारा कौन सा? अवतल दर्पण होगा। अर्थात इसका जो फोकस दूरी होगा वो भी माइनस में होगा, और इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा? माइनस में होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे
18 में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि ये जो वाहनों का साइड मिरर है, वो जो दर्पण उपयोग होगा, वो कौन सा दर्पण उपयोग होगा? वो होगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। देखिए मोटरसाइकिल में भी हम लोग देखते हैं तो ऐसा करके लगा रहता है, इधर भी हम लोग देखते हैं ऐसा करके लगा रहता है, और उसके बाद ये हमारा मोटरसाइकिल वाला हिस्सा होता है। तो ये जो दर्पण होगा ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? तो ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण एकदम कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसका गुण जो है ना वो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा कैसा? सीधा बनाता है। और वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो बताएंगे कि सर वस्तु से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? छोटी या फिर छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर है 19 वाहनों का हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई ऐसा करके ये इस तरह से मान लिया जाए वाहन है, ये हमारा वाहन, और यहाँ पे ना सामने में लाइट लगा हुआ रहता है। तो ये लाइट जो हेडलाइट है यही तो है हेडलाइट। अब इसमें किस दर्पण का उपयोग किया? इसके जो अंदर दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर करेंगे, देखिएगा पहले कि दर्पण की छापते हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमारा एक दर्पण हो गया, और एक दर्पण ऐसा होता है, ये गोलीय दर्पण होता है, ये जो खोखला गोला का भाग है। तो दर्पण कितने प्रकार के होगा? तो आंसर करेंगे कि दर्पण के जो प्रकार होता है वो कितना होता है? 2 होता है। पहला को बताएंगे कि पहला जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। और दूसरा जो होगा वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो होगा हमारा गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये जो हमारा गोलीय दर्पण है ये खोखला गोला का भाग है, एक तो बाहर की ओर रंजित करते हैं और दूसरे तरफ जो हम लोग करते हैं वो अंदर की तरफ करते हैं। इसको हम लोग दो भाग में बांटे। तो इधर वाला दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इधर वाला दर्पण को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण तो दो प्रकार के हो गए, तो वही तो आंसर करना है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे कि वो दो प्रकार के होते हैं। अगर नाम पूछेगा तो पहले बोल देंगे हम लोग कौन सा दर्पण? उत्तल, और दूसरा में बता देंगे हम लोग कौन सा? दूसरा में बता देंगे हम लोग अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, कथन लिखिए। देखिए इसको थोड़ा सा ना हम लोग छापते हैं यहाँ पे, ये हमारा फोकस दूरी कहाँ है और ये हमारा वक्रता त्रिज्या कहाँ है, ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु होता है ये हमारा कौन सा बिंदु होगा? ध्रुव होगा, और ये हमारा फोकस बिंदु होगा, और यहाँ पे ये हमारा केंद्र वाला बिंदु होगा, वक्रता केंद्र। अब इसमें पूछा था कि वक्रता त्रिज्या और किसमें फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के होता है फोकस दूरी, और ये यहाँ से यहाँ होता है कौन सा? वक्रता त्रिज्या। तो देखो ना, फोकस दूरी इतना छोटा है और वक्रता त्रिज्या इतना बड़ा है, क्योंकि अगर दर्पण है तो ध्रुव से ही अति नापेंगे। जो दूरी होता है दर्पण में सभी दूरियां ये बिंदु से मापा जाता है। तो ये वाला जो दूरी होगा वो फोकस दूरी, और ये वाला जो होगा वो हमारा वक्रता त्रिज्या। अब दोनों में संबंध क्या है? तो फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या के। तो ये जो कथन है हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वही कथन लिखने की बात कर रहा है। तो लिखेंगे कि फोकस फोकस दूरी आधी होती है किसका? तो वक्रता त्रिज्या के। फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये हमारा क्वेश्चन के आंसर होगा। हमको तो बहुत आसान लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 23 क्वेश्चन ये है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? सूत्र द्वारा, मैंने सूत्र लिख करके हमको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी को हम लोग सूचित करते हैं क्या? एफ से, छोटा वाला एफ से, वो भी ठीक है ना।
और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर अर्थात आर से सूचित करते हैं। तो इसका संबंध स्थापित करेंगे तो ये होता है एफ बराबर आर बटा में क्या होगा 2 होगा। अगर इसको हम लोग ना तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा इधर 2f और ये बराबर किधर होगा हमारा आर। तो ये भी हमारा ना उसका सूत्र होगा, संबंध वाला सूत्र वक्रता त्रिज्या फोकस का। तो ये हमारा दूसरा होगा, दोनों एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे 24 आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है। तो आवर्धन एम, ये आवर्धन को ना हम लोग एम से दर्शाते हैं। तो इसका ऋणात्मक क्या मतलब जो इसका ऋणात्मक मान होगा वो क्या बतलाएगा, अर्थात कहने का मतलब जब हम लोग आवर्धन निकालेंगे माइनस बी बटा यू लगा दें या फिर एच डैश बटा एच लगा ये फार्मूला लगाकर अगर आवर्धन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस में कुछ न कुछ आंसर आकर के यहाँ आपको देगा। तो ये माइनस में जो आंसर आएगा इसका मतलब क्या समझता है, ये पूछ रहा है क्या होता है इसका मतलब। तो अगर ऋणात्मक मान बतलाता है, अगर ऋणात्मक मान है, अगर कोई माइनस में है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक के मतलब क्या समझेंगे कि हम लोग कि वो जो बना हुआ प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखना है। तो प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब के जो प्रकार होगा ना वो कितना प्रकार का होगा, 2 प्रकार के। पहला जो होगा उसको हम लोग बताएंगे कौन सा प्रतिबिंब है, वो आभासी प्रतिबिंब। और ये जो दूसरा प्रतिबिंब होगा वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वो जो दूसरा प्रतिबिंब होगा हमारा उसका नाम क्या होगा, वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब के एक और नाम होता है जिसका नाम होगा क्या, काल्पनिक। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सर दूसरा जो नाम होता है इसी का नाम होगा वो क्या होगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, किस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। तो वो हमारा सबसे पहले प्रतिबिंब तो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब होता है उसका नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और एक जो प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग ना डॉट डॉट के द्वारा ऐसे करके हम लोग दर्शाते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब होता है इसका नाम है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब तो पहला हमारा वास्तविक होगा और दूसरा में जो होगा वो आभासी होगा। और वास्तविक को हम लोग ना एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं जबकि आभासी को डॉट डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा किस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो जो प्रतिबिंब होगा हमारा प्रतिबिंब नंबर 1, अर्थात उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, उसका नाम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण है कहाँ पे, कैसे बनता है वो। ये हमारा समतल दर्पण है, इसमें हमारा कोई किरण आकर टकराई, आपतित किरण टकरा कर चली गई तो परावर्तित किरण। इसको ना एक एरो के द्वारा इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और इन दोनों किरणों के बीच एक लंब सा डाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और ये जो किरण होगा आपतित किरण और ये जो होगा हमारा अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को हम लोग ना क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये जो किरण इधर गया है परावर्तित किरण, और ये और अभिलंब इसके बीच में बनता है कौन सा किरण, सॉरी कौन सा कोण, परावर्तन कोण। वही पूछ रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बता देंगे हम लोग कि क्या बता देंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो बताएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस बराबर होता है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो फिर से बढ़िया से हम लोग इसको ना लिख देंगे और शॉर्ट में भी ना हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। क्या लिखेंगे हम लोग, ये ऐसे कर देंगे हम लोग कि आपतन, कैसे ऐसे हो रहा है थोड़ा सा इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक है ना, चलो आपतन, आपतन कोण और, ठीक है, और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं या फिर होते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे ना लिख करके इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं
कैसे लिख सकते ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये कैसे लिख देंगे ऐसे, और जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे देखिए, कोण आई बराबर होगा कोण, और ये आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो आगे में क्वेश्चन है कि आवर्धन सूत्र लिखे, आवर्धन सूत्र लिखना ऊंचाई के संबंध में। ठीक है, तो क्या होता है आवर्धन, तो हम लिखेंगे यहाँ की एम, आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, और इसके बराबर होता है एच डैश बटा में एच। ये जो एच डैश होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसे लिखते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है ना, और उसको हम लोग संकेत करते हैं एच डैश, और ये एच के मतलब होता है ये किसका ऊंचाई होगा, ये होगा वस्तु की ऊंचाई। तो ये बात याद रखिएगा, ये लिख दिया हम लोग, तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 में है आवर्धन सूत्र लिखें, और वो जो आवर्धन सूत्र होना चाहिए वो किसके संबंध में होना चाहिए वो भी लिखना है। आवर्धन सूत्र लिखे किसके संबंध में, दूरी के संबंध में, अर्थात एम बराबर जो होगा वो माइनस भी, और बटा में क्या होगा, यू होगा। अब इसमें ये लिखना है कि यू और भी क्या बतलाता है, तो बता दें कि भी जो बतलाता है वो किसका दूरी बताएगा, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी है। और ये जो u है ये किसकी दूरी है, तो ये जो होता है हमारा किसका दूरी होता है, वस्तु दूरी। ठीक है ना, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बराबर, थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग जाते हैं। तो सिनेमा हॉल पर दिखने वाला चित्र कैसा होता है, अर्थात कैसा प्रतिबिंब होता है सिनेमा हॉल में। तो प्रतिबिंब तो दो प्रकार के था ना, तो इसमें एक था वास्तविक और दूसरा था आभासी। तो ये होगा हमारा कौन सा प्रतिबिंब, वो होगा वास्तविक। ठीक है ना, क्योंकि एक रेखा के जैसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, सीधी रेखा में हम लोग इसको सूचित करते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग डॉट डॉट से ऐसे सूचित करते हैं, पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम लोग शार्प कर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31 में प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा जो गमन करती है वो कौन सा रेखा में गमन करती है, तो वो होगा हमारा सरल रेखा, अर्थात ऐसे गमन करता है ये प्रकाश। ठीक है ना, ऐसे करके ये वक्र रेखा है, तो इसी प्रकार के ना ऐसे गमन नहीं करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो वो हमारा दर्पण कौन सा होगा, तो वो हमारा दर्पण होगा कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद दर्पण संबंध बताना है दर्पण में, कि किस दर्पण में एफ बराबर आर बटा टू है। तो देखिएगा ये जो एफ होता है और ये आर होता है, ये किस किस दर्पण में होता है, तो ये हमारा पहला अगर बात करें तो ये हमारा कौन सा दर्पण में हो सकता है, आपतल दर्पण में। तो फोकस दूरी होता है, भगत त्रिज्या भी होता है, और ये दूसरा जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो ये उत्तल दर्पण में भी होता है। तो बताएं कि किस दर्पण में होगा, तो बता दें कि दोनों दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में भी होता है एफ बराबर आर बटा टू, और उत्तल दर्पण में भी होता है एफ बराबर आर बटा टू। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 34, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वो एकलौता दर्पण जो है वो हमारा कौन सा दर्पण होगा, वो हमारा दर्पण होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब जो देता है वो किस प्रकार के देता है, तो पहला हमारा कैसा होगा, सीधा। ठीक है ना, और क्या होता है ना कि वस्तु के अपेक्षा ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, हजामत बनाने में अर्थात दाढ़ी या बाल बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग जो अपना घर में जो उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। ये जो हजामत, ये जो बड़े बड़े पार्लर होते हैं जहाँ पे हजामत बनाया जाता है उस दर्पण की बात करते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो हमारा दर्पण होगा कौन सा, अवतल। हम लोग जो 20 रुपया वाला जो बनाते हैं हजामत, वो उसमें समतल दर्पण ही होता है, अवतल दर्पण
नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है 36 ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस इनकी दूरी के बीच में मतलब कौन सा दूरी है, ये क्या कहते हैं इस दूरी को, नाम ये कहना है। जैसे मान लिया जाए अगर फिगर के माध्यम से हम लोग बताएं तो ये हमारा दर्पण होगा, ठीक है ना, और ये हमारा अक्ष होगा मुख अक्ष, और यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं? पी बिंदु, अर्थात इसी को ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा कौन सा बिंदु होगा? फोकस बिंदु, और ये हमारा होता है केंद्र बिंदु, वक्रता केंद्र बिंदु। तो वही ध्रुव से फोकस की दूरी, ये जो यहाँ से जो देख रहे हैं ना, ये ध्रुव है और ये हमारा फोकस दूरी, ये यहाँ से यहाँ जो होगा वो कौन सा दूरी होगा? फोकस दूरी। तो याद रखिएगा फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को ना स्मॉल एफ से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। आगे की ओर है हमारा सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, ये आपका आंसर करना है इसको। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। दोनों तो एक ही है, काल्पनिक बोले चाहे आभासी बोले दोनों एक ही है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है तो बताएंगे कि हमेशा हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, अर्थात कैसा होता है? तो हम बताएंगे कि सर ये जो होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 39 है आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं? तो फिर से हम लोग फिगर को बनाते हैं। ये हमारा कोई समतल सतह है, समतल दर्पण ही छाप देते हैं। ये हमारा आपतित किरण है और ये यहाँ से टकरा कर चली जाएगी तो परावर्तित किरण। देखिए एरो का जो ये निशान है ना, ये निशान लगाना जरूरी है ताकि हमें पता चलता है कि कौन सा किरण किस दिशा की ओर जा रहा है। और इसके बीच में हम लोग एक अभिलंब डालते हैं तो बोला आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच, तो ये वाला जो कोण होगा ये होगा आपतन कोण। ये हमारा ये जो किरण है आपतित किरण है, ये जो हमारा किरण है परावर्तित किरण है। तो कोण बनाना है किसके बीच में? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। तो कौन सा कोण, इसका जो कोण होगा उसका नाम लिखना है। तो कोण का नाम हम लोग क्या बताएंगे? कोण का नाम बताएंगे आपतन कोण, ये बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 40 गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? जैसे मान लिया जाए कि गोलीय दर्पण में होना चाहिए, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में सॉरी गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है ना, और ये हम लोग का दर्पण कौन सा गोलीय दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये हमारा कौन सा रेखा होगा? ये रेखा होगा हमारा, इसी रेखा को तो नाम पूछा है। ये हमारा क्या होगा? ध्रुव होगा। ये हमारा क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। ये हमारा वक्रता केंद्र होगा। तो ये जो सीधी रेखा अगर आगे की ओर जाएगा तो ये रेखा क्या कहलाता है? ये इसका क्वेश्चन करने का मतलब है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो कौन सा रेखा बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मुख अक्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। दोनों ना सेम बात है, ठीक है ना। ये इसका कहने का मतलब था। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा आंसर होगा? ये वाला आंसर होगा, ठीक है। मुख अक्ष बोल सकते हैं या फिर हम लोग प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 वह दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, कौन सा दर्पण है वो जो बाहर की ओर वक्रित होता है? तो ये हम लोग दर्पण बनाएंगे ऐसे करके। ये बाहर की ओर हम लोग क्या कर दिए? पेंट कर दिए। अंदर के देख रहे सतह धंसा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये जो दर्पण होगा वो होगा हमारा कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण होगा, बाहर की ओर वक्रित है। आगे की ओर क्वेश्चन हमारा है 42 रोगियों के कान, नाक, दांत और गला जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो जो दर्पण होता है
कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अब ये अवतल दर्पण ही क्यों? तो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ना कि जो प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमारे कान या नाक या गला में कोई भी फुंसी, जख्म या फिर कुछ भी हो छोटा जो आसानी से ना दिखाई दे, तो इस दर्पण का उपयोग करके हम लोग उसको बड़ा करके देख सकते हैं, इसलिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग हमारा है पढ़ेंगे सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो सूरज का जो ऊर्जा है उसको संचित करने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? इसमें भी होगा हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है ना। और अवतल दर्पण जो सौर ऊर्जा ऊपर से आता है ना, इसको एक बिंदु पे एकत्रित करता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को दूसरा नाम भी रख दिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? अब आवर्धन का मतलब देखो, एम बराबर लगा देते हैं तो एच डैश बटा एच, ये कुछ न कुछ तो मीटर में होगा, ऊंचाई है तो मीटर में या सेंटीमीटर में होगा। अगर नीचे है ऊंचाई तो ये भी मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होता है, ऐसी स्थिति में ये कट जाता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे हम लोग? क्या बताएंगे इसका आंसर? बताएंगे कि एस आई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है ऐसे। ओहो सॉरी, नहीं नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा मात्रक नहीं होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, क्या होगा जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी? देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा दर्पण मान लिया जाए, ये हमारा यहाँ पे बिंदु होगा ध्रुव, और ये हम लोग ना एक रेखा अक्ष लेते हैं, ये हमारा क्या होगा? फोकस होगा, और ये हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या होगा जब कोई प्रकाश या कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी प्रकाश, और ये दिशा निर्देश कर देते हैं एरो के चिन्ह के द्वारा। ये दर्पण से जाके टकराएगी, तो टकरा के कहाँ जाएगा? तो ये सवाल है कि टकरा के कहाँ जाएगा? तो टकरा के ये चला जाता है कहाँ से? दर्पण से होकर के ये चला जाता है। दर्पण से नहीं, दर्पण से टकरा करके किस बिंदु से गुजरेगा? ये फोकस, फोकस बिंदु से, ठीक है ना, फोकस बिंदु से ये गुजर जाएगी आसानी से। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख देंगे कि क्या होगा जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी, तो बताएंगे यहाँ पे कि फोकस, फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है ना, ये लिख देंगे कि फोकस बिंदु से वो गुजरेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या है 46, क्या होगा जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, उसमें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, अभी फोकस से होकर के कोई किरण जाएगा। ये हमारा बिंदु होगा, आप लोग जानते ही हैं, 3 बिंदु होगा, ये हमारा पी होगा, ये हमारा एफ होगा, और ये हमारा क्या होगा? सी होगा। आपकी कहाँ से जा रहा है कोई प्रकाश की किरण? ये जो प्रकाश की किरण डायरेक्ट किससे गुजर रहा है? फोकस से ना। तो लो अगर मान लीजिए कोई प्रकाश अगर आ रहा है, तो ये फोकस से होकर ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, गुजार दिया फोकस से, तो ये अब तो दर्पण से टकराएगी, तो अब कहाँ जाएगा? तो फोकस से जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है? लौट जाता है, ठीक है ना। तो यही हम लोग ना यहाँ पे लिख देंगे, फोकस से गुजरेगी, तो आंसर करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है, मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा दर्पण सूत्र लिखें, ये तो बहुत अच्छा है।
1/v बराबर 1/f। अब इसमें ये बता दें कि v क्या है और उसके बाद u क्या है और f क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है 48, उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताना है। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होगा, एक ही उपयोग तो बताना है। बताएंगे कि ये वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। वाहनों के साइड मिरर बोले या फिर क्या बोले, पश्च दृश्य, समझ में आया ना। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोग या प्रयोग, उपयोग लिखते हैं, ठीक है ना, और रूप में उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। अब हमारा क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49, गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, बढ़िया से थोड़ा बना दो, तो बनाते हैं बढ़िया से। ये हमारा गोलीय दर्पण है। लो, बाहर की ओर हम लोग पेंट करेंगे और आधा हम लोग अंदर की ओर पेंट करेंगे, ये हमारा केंद्र होगा। अब इसका व्यास तो यही होगा। अब ये जो व्यास है, गोलीय दर्पण का व्यास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते। इसको जो हम लोग कहते हैं वो द्वारक कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा, आसान भी है। क्या है, पहला आवर्धन, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ध्रुव को किस अंग्रेजी वर्ण से दर्शाया जाता है। तो आवर्धन है तो आवर्धन को एम से दर्शाते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब दूरी है तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दर्शाते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग ना स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग ना सी से दर्शाते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं। फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश होता है, वस्तु की ऊंचाई एच होता है और ध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, टोटल मेरे पास 50 क्वेश्चन ही था। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको उपयोगी होगा और इसे आप अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा, जो वो आगे के वीडियो में लेकर के आएंगे हम। और हमें उम्मीद है कि एक लेसन से इतना क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको उपयोगी होगा और उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्या करना है, शेयर करना है, दूसरे के पास भेजना है और इसको आपको लाइक करना है। आपके लाइक से ना मेरा मोटिवेशन होगा, थोड़ा-सा हमें अच्छा लगेगा। जो अगर आपको इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आगे का वीडियो अगर फिज़िक्स चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ चाहिए या फिर सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा और अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आपको सब्जेक्टिव भी किया जाएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें कि हमें पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जिस माध्यम से आपको जैसे भी सुविधा होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नोट्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो इतना हम लोग पढ़ लिए, आशा करते हैं आपको बहुत कुछ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।